नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल में। धूमिल की 2 कविताओं पे बातचीत कर चुके हैं और आज धूमिल की तीसरी कविता जो कि यूजीसी नेट सिलेबस में लगी हुई है, उस पे बातचीत करेंगे। ये कविता है मोचीराम, जो धूमिल की लंबी कविता के रूप में जानी जाती है और धूमिल की एक प्रसिद्ध कविता भी है, जिन्होंने धूमिल को साठोत्तरी कविता में एक विरल और विशिष्ट कवि का स्थान दिलाया। ये कविता 1972 में संकलित संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संकलित है और कविता की जो शैली है, यानी कि जो स्टाइल है कविता की, वो संवाद की शैली है। संवाद किसके किसके बीच? कवि और मोची राम के बीच हो रही है और वो संवाद किस पे है? यथार्थ पे हो रही है। जो आंखों देखा जो समाज चल रहा है, उस पे बातचीत होते हुए कविता आगे बढ़ रही है। कविता में जैसा कि अब ऊपर जिक्र कर चुके हैं कि जो संवाद शैली है वो कवि और मोचीराम के बीच में है। ऐसे में जूता कविता में आता है और जूता जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का प्रतीक है। इस मामले में भी है कि जब हम किसी कवि को कविता रचते हुए पाते हैं तो वो अपने निजी जीवन या अपने पेशे और अपनी भाषा को कविता में उकेरता है। तो जब मोची कविता को कहने की बात करता है, कविता को कहता है, तो बार बार जूते का जिक्र करता है और वो जूता व्यक्तित्व का प्रतीक लिए हुए सामने बार बार आता है। इस मामले में भी व्यक्तित्व का प्रतीक है कि ऐसा समाज बनते जा रहा है कि जिसका जैसा व्यक्तित्व उसका उस तरह का जूता देखने को मिलता है और इसी जूता और व्यक्तित्व के देखते हुए कवि और मोचीराम की बीच में ये देखने को मिलता है कि कवि के लिए जिस तरह कविता चौहद्दी का काम कर रही है, उसी तरह मोचीराम के लिए उसका जूता मरम्मत का काम एक चौहद्दी के रूप में होता है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो कविता के मूल पाठ पे बातचीत करते हुए हम एक एक लाइन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कविता कुछ यूं है। कविता को पढ़ने से हम एक बार पहले मैं बता दूं कि मोचीराम जो है वो सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें वो बार बार कहता है कि व्यवस्था या जूते की मरम्मत करने में चोट हमेशा आम आदमी को ही लगती है। इसको ध्यान में रखते हुए कविता को समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि जब भी हम किसी व्यवस्था को ठीक करने जाते हैं या फिर उसके प्रतीक के तौर पे जो जैसा कि कविता में प्रयोग में लाया गया है, जूते की मरम्मत की जाती है, उसमें चोट हमेशा आम आदमी को लगती है। तो कविता आगे बढ़ती है इसी आम आदमी के और जूते के बीच की कशमकश को लेते हुए। कहते हैं कि धूमिल लिखते हैं कि रापी से उठी आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। आप देख रहे होंगे कि पहली पंक्ति में जो शब्द आया है, रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे। रापी जो है एक औजार है जो मोची लोग जूते की मरम्मत करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो कह रहा है कि जब जूते की मरम्मत कर रहा मोची अपनी रापियों से अपनी आंखों को उठाते हुए और टटोलते हुए ऊपर एक विश्वास के स्वर में पतियाना आया है, पतियाते हुए। ये पतियाना जो शब्द है उसका मतलब ही है कि एक विश्वास के रूप में। और हंसते हुए बोला, हंसते हुए क्या बोला कि बाबूजी। अब बाबूजी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि कविता में संबोधन का भी प्रयोग धूमिल बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। संवाद के माध्यम से कविता आगे बढ़ती है। तो कह रहा है कि बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। वो कह रहा है कि जो जूता है, मोची के लिए जो जूते हैं, वो जूता किसी भी प्रकार से कोई छोटा बड़ा नहीं है। वो हर जूते को एक समान निगाह से देखता है और सबको मरम्मत की निगाह से, यानी कि मरम्मत के हेतु आए हुए जूते के रूप में देखता है। ऐसे ही इनके अभिव्यंजना की बात करें तो धूमिल कवि कहना चाहता है कि जो समाज है उसमें न कोई आदमी छोटा है न कोई बड़ा है, बल्कि सारे आदमी
व्यवस्था को ठीक करने के नजरिए को बनाए हुए और व्यवस्था को ठीक होते हुए देखने के इच्छुक बने हुए हैं। आगे धूमिल कह रहे हैं कि और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल है रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूतों से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। धूमिल आगे मोची कह रहा है कि असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं। आप अर्थ समझिएगा कि कह रहा है कि कोई आदमी जहां भी, जैसा भी, कहीं भी है, पर वो आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। मतलब कि जैसा कि मैं पहले बताया कि सारे आदमियों की जो व्यक्तित्व की पहचान है वो जूते पे आके टिक गई है, ऐसे ही वो कह रहा है कि सारे आदमियों का जो व्यक्तित्व है, जो अस्तित्व है समाज में, वो जूतों की सुंदरता, जूतों की बनावट पर निर्भर करने लगा है, अर्थात जूते के नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं न कहीं एक आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूतों से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। कह रहा है कि पूरी कोई भी आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है, अर्थात सब कुछ जूते से व्यक्तित्व का निर्धारण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है। अर्थात क्या कह रहा है कि जो मोचीराम, जो इसको पेशेवर हाथ और फटे जूतों, यहाँ पे एक तंगी व्यवस्था की बात कर रहा है और एक ऐसे वर्ग की बात कर रहा है कि जब वो कह रहा है कि जब पेशेवर हाथों यानी कि फटे जूतों के बीच, जब उसके वहां ऐसे भी जूते मरम्मत कराने वाले लोग आते हैं जिनके जूते फटे होते हैं और उस पर टांके चलाते हुए वो ऐसा अनुभव करता है कि वो उस आदमी के ऊपर टाका हथौड़े की तरह चला रहा है जिसके वो फटे जूते हैं। कहने का मतलब यह है कि उस आदमी के पास इतनी बदहाल स्थिति है कि वो ऐसे हालत में है कि जो फटे जूते की मरम्मत कराने आया है और उसको उस जूते को बदलने की स्थिति में नहीं है, अर्थात उसकी स्थिति जो है वो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है और उससे आर्थिक स्थिति पे कमजोर है। कमजोर क्यों है? क्योंकि वो रोजगार नहीं है और वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है। इसमें समाज के एक पूरे ढंग को व्यवस्थित रूप से समझने की बात कही जा रही है कि जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पे टाके पड़ते हैं। वो मोचीराम सोचता है कि जब वो किसी फटे हुए जूते पे टाके चलाता है तो वो इसको ऐसा लगता है कि एक किसी आम आदमी पे टाके चल रहे हैं। वो आम आदमी जो फटे जूते को मरम्मत के लिए आया है, उसको बदलने की अपेक्षा वो बार बार मरम्मत करवा रहा है, अर्थात उसकी स्थिति इतनी सही नहीं है कि वो जूतों को बदल पाए। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं। धूमिल आगे लिख रहे हैं कि यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और ये संवाद जो है वो मोचीराम कह रहा है सामने बाबूजी से कि यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। नवैयत का मतलब क्या है? प्रकार। नवैयत का मतलब है प्रकार से, और कह रहा है कि यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं, आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चत्तियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चूंग लिया है और पर उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है। अब देखिएगा कि आगे लाइनों में वो अपनी दुकान पे आते हुए तरह तरह यानी कि विभिन्न प्रकार के लोगों की स्थिति को बयां कर रहा है कि यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं। जूते आने का मतलब जूते कौन पहन के आएगा? आदमी पहन के आएगा, यानी कि तरह तरह के आदमी आते हैं। आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं और जो भी आदमी आते हैं वो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता के साथ रहते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। वो कह रहा है कि सबकी अपनी अपनी शक्ल है, यानी कि सबका अपना अपना रूप है और अपनी अपनी शैली, यानी कि सबका अपना अपना स्टाइल है जीने का। मसलन एक जूता है और जूता क्या है? चकतियों की थैली है।
अब यहाँ इस एक ऐसे जूते पहनने वाले एक ऐसे वर्ग की बात हो रही है जो चकतियों की थैली अर्थात फटे हुए पुराने चिथड़े जूतों को पहन रहा है और कह रहा है कि इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुंग लिया। चेचक ने चुंग लिया का मतलब कि वो महामारी का शिकार है, वो उस व्यवस्था का शिकार है जिसमें वो बार बार शोषित हो रहा है, दमित हो रहा है। कह रहा है कि जूता क्या है, चकतियों की थैली है, इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुंग लिया है। चकतियों की थैली आमतौर पर देखा जाए तो आज भी बहुत ही अलग अलग ब्रांड के जूते लोग लेना पसंद करते हैं, पर यहाँ एक ऐसे जूते की बात हो रही है जो चकतियों की थैली है और उसे कौन पहन रहा है, एक ऐसा आदमी जिसे चेचक ने चुंग लिया अर्थात जो महामारी का शिकार है, जो एक ऐसी व्यवस्था का शिकार है जिसमें उसे शोषित होना पड़ रहा है, बार बार उसकी इच्छाओं का दमन हुआ जा रहा है। कह रहा है कि उस पर उम्मीद तरह देती हुई हंसी है अर्थात उस तरह की विचारों को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी हंसी है, फिर भी इन सब चीजों से ऊपर उठ के वो एक ऐसी हंसी हंसता है जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है। अब ये प्रतीक बहुत ही समझने वाले हैं कि जैसे टेलीफोन के खंभे पर प्रतीक फंसी है, पतंग फंसी है। आप टेलीफोन का खंभा देख रहे होंगे और टेलीफोन के खंभे या फिर किसी भी खंभे पर पतंग फंसने का मतलब क्या है कि एक ऐसी स्थिति है वो कि कभी भी तूफान आएगा और वो पतंग कट के उड़ के वहां से तहस नहस इधर उधर खत्म हो जाएगी। अर्थात उसकी हंसी ऐसी है कि वो एक ऐसे जगह एक ऐसी स्थिति में है जो कभी भी चुप हो सकती है। अर्थात टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और पतंग फंसने का मतलब कि वो कभी भी पतंग वहां से हट सकती है, तूफान का शिकार हो सकती है। और इसकी भी हंसी वैसी ही जैसे उस टेलीफोन पे पतंग है जो कभी भी एक अपने अव्यवस्थित स्थिति में है जो कभी भी तहस नहस हो सकती है। आगे कह रहे हैं और खड़खड़ा रही है, एक ऐसी खड़खड़ाहट है जो कभी भी चुप हो सकती है। आगे संबोधन को लिए कहता है कि बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूकते हो, मैं कहना चाहता हूं मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूं भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूं और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। अब ये पंक्तियां जो हैं, अब कविता की चीजें धीरे धीरे खुल रही हैं कि जो आदमी अपनी चकतियों वाली जूते को लेके आया था मरम्मत कराने के लिए, तो मोचीराम कहता है कि बाबूजी उस पर पैसे क्यों फूकते हो। वो कहना चाहता है उस आदमी से कि इस पर पैसे क्यों फूकते हो। उस बेबस आदमी से कहना चाहता है कि इस पर पैसे क्यों फूकते हो, मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा रही है, क्यों लड़खड़ा रही है, क्योंकि वो क्या महसूस कर रहा है, मैं महसूस करता हूं कि भीतर से कोई आवाज आ रही है। वो कहना चाहता है कि पैसे क्यों फूकते हो, पर उसकी आवाज लड़खड़ा जाती है। लड़खड़ाती क्यों है कि मैं महसूस करता हूं भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। वो कह रहा है कि जब मैं उसे कहना चाहता हूं कि इस पे पैसे क्यों खर्च करते हो, तुम्हारे पास कम पैसे हैं, तुम बार बार इस पे पैसे क्यों खर्च करते हो, तो उसकी आवाज इसलिए लड़खड़ा जा रही है कि वो भीतर से एक आवाज आ रही है कि तुम किस तरह के आदमी हो, अपनी ही जाति पे थूक रहे हो। जाति पे थूकने का मतलब क्या है कि जिस हाल में मोची है, जिस गरीबी को मोची झेल रहा है, उसी गरीबी की अवस्था में सामने पड़ा वो चकतियों की थैली वाला जूता पहने वो आदमी है जो बार बार मरम्मत के लिए आ रहा है। तो ऐसे में किसी गरीब को किसी दूसरे को गरीब कहना कितना मुश्किल होता है, आप इस लाइन से समझ सकते हैं कि कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें कि उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूं और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। मतलब कि मोचीराम कहना तो चाहता है कि बार बार कि पैसे क्यों फूकते हो, पर वो कह नहीं पाता है, इसलिए क्योंकि वो भी गरीब है और उसी फटेहाल स्थिति में, जिस फटेहाल स्थिति में वो जूता मरम्मत कराने वाला है जो चकतियों की जूती है। और कहना क्या है कि जब इस स्थितियों में वो चकतियों की जगह अपनी बात नहीं कह पाता है तो वो चकतियों की जगह अपनी आंखें ताकने लगता है और पेशे में पड़े हुए यानी कि अपने पेशे वाले आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाह रहा है और मोची बन के उस जूतों पे चकतियों को टाक रहा है और चकतियों को टाकते टाकते उस चकतियों को अपनी आंखों को टाकने से संबोधित कर रहा है।
कह रहा है कि एक जूता और है। अब ऊपर जो जूता बताया गया, आप ध्यान दीजिएगा कि वो जो जूता है वो चकतियों वाली थैली वाला जूता है। अब एक दूसरे तरह की जूता की बात कर रहा है, अर्थात समाज के दो वर्गों, दो धड़ों की बात होगी। अब आगे देखिए किस तरह से समाज दो भागों में विभाजित है। एक हाई लेवल ऊपर बुर्जुआ वर्ग है और एक सर्वहारा वर्ग जो कि फटी जूता, चकतियों वाला जूता पहनता है। और अब जिस जूते की बात होगी वो बुर्जुआ समाज की बात होगी। तो कह रहा है कि एक जूता और है जिसे पैर को नाद कर एक आदमी निकलता है सैर को। वो न वह अकलमंद है न वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं है मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है, मगर रोब ऐसा कि वो हिटलर का नाती है। इसे बांधो उसे काटो, हिया ठोको वहां पीटो, घिसा दो ऐसा चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ। उफ बड़ी गर्मी है, रूमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटों भर खटवाता है मगर नाम देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अब देखिएगा कि किस तरह से जूतों की स्थिति बदलती है और एक दूसरे तरह की जूता, जो चकतियों वाले जूते नहीं है, ये दूसरे तरह के जूते पहनने वाले लोग हैं। एक जूता और है जिससे पैर को नाग कर आदमी निकलता है सैर को। नाग कर मतलब बांध कर, मतलब कि एक जूता और है जिसको अपने पैरों में बांध के एक आदमी सैर को निकलता है। न वो अकलमंद है न वक्त का पाबंद है, मतलब उसके पास किसी प्रकार का कोई बौद्धिक चेतना नहीं है, फिर भी वो सैर को निकल रहा है। वो वक्त का पाबंद भी नहीं है, बल्कि क्या है कि उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है। ऊपर की लाइन को देखिएगा कि बता रहा है कि न वक्त का पाबंद है, फिर भी नीचे क्या कह रहा है कि हाथों में घड़ी है। वक्त का पाबंद न होने पर भी हाथों में घड़ी पहन रहा है। उसे जाना कहीं नहीं है मगर चेहरे पर हड़बड़ी है। वह कोई बनिया और बिसाती है मगर रोब ऐसा कि हिटलर की नाती है। कह रहा है कि उसे जाना कहीं नहीं है। एक ऐसा आदमी आया है मोचीराम की दुकान पे जिसे कहीं जाना नहीं है, फिर भी उसके चेहरे पर एक हड़बड़ी दिख रही है। वो कोई बनिया नहीं है, कोई बिसाती नहीं है, मगर ऐसा रोब दिखाता है कि जैसे लगता है कि हिटलर का नाती हो। हिटलर को आप ऐतिहासिक तौर पे जान रहे होंगे, एक तानाशाह के रूप में, और उसी तरह के तानाशाह रवैये को अपनाए ये आदमी है जो सैर पे निकला हुआ है जूते को बांधकर, जो अकलमंद भी नहीं है, वक्त का पाबंद भी नहीं है, पर हाथों में घड़ी पहनता है और उसे कहीं नहीं जाना है, फिर भी उसके चेहरे पे जल्दीबाजी की हड़बड़ी है। और वो अपने रोब ऐसे दिखा रहा है जैसे वो हिटलर का नाती हो, यानी कि तानाशाही की प्रक्रिया को बता रहा है मोचीराम। और आगे कह रहा है कि वो आदमी ऐसे कहता है, हिटलर की नाती इसलिए भी है कि वो बार बार ऐसे शब्दों का यूज कर रहा है। ये शब्द उसके भी हैं और धूमिल की भी है, जो अपने कविताओं में अलग अलग तरह के ताना बुनने का काम कर रहा है कि इसे बांधो उसे काटो, हिया ठोको यहाँ पीटो, घिस्सा दो ऐसा चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ। मतलब क्या है कि एक तानाशाह भी वैसा ही करता है। आप हिटलर की इतिहास को पढ़ें या फिर किसी भी तानाशाह के इतिहासों को पढ़ें, वो भी क्या करता है, इसे काटो उसे मारो, इसे उठाओ इसे यहाँ ठिकाने लगाओ। तो ये भी कह रहा है कि इसे बांध दो, इसे काटो, हिया ठोको वहां पीटो, घिसा दो ऐसा चमकाओ। जूते की बात कर रहा है, जूते का मतलब आदमी की बात कर रहा है। और कह रहा है कि जूते को ऐना बनाओ। ऐना, ऐना का मतलब क्या है कि ऐना जो है एक ऐसा शब्द है जिसको हम दर्पण के रूप में जानते हैं। और कह रहा है कि जूते को ऐसे चमका दो कि एक दर्पण की तरह वो चमके और उसमें आदमी अपना चेहरा देखे। आमतौर पे हम जूते कब चमकाते हैं, जब हमें कहीं किसी विशेष प्रयोजन के लिए जाना होता है। और आगे कहता है वो आदमी जो शहर पे निकला हुआ है, जबकि वो उसे कहीं नहीं जाना है बल्कि वो हड़बड़ी में है। कहता है कि उफ बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है।
कहता है कि वो बहुत गर्मी है, रुमाल से हवा करता है और मौसम के नाम पर बिसूरता है, यानी कि मौसम के नाम पे वो बार बार घुर्राता है और सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है और सड़क पे आते जाते लोगों को वो एक अलग तरीके के बानर की तरह घूरता है। बानर की तरह घूरने का मतलब क्या है कि पशुता का भाव आ रहा है, वो बानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है मगर नाम देते वक्त साफ लुट जाता है। कह रहा कि गरज यह, और वो आदमी जो इसे काटो उसे बांधो और जूते को दर्पण की तरह चमकवा रहा था, वो घंटे भर उस मोचीराम जो कि सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है, एक ऐसे हाशिए पे लटका उस शोषित वर्ग का प्रतीक है। वो कह रहा है कि ये ऐसे लोग हैं, ये जो जूते को बांध के सैर पे निकला हुआ आदमी है, अर्थात एक ऐसे वर्ग से ये है कि वो वर्ग इस शोषित वर्ग को घंटों घंटों खटवाता है मगर उसकी मजदूरी देने पे तुरंत नकार जाते हैं और नकारते हुए कहता है कि शरीफों को लूटते हो। वह गुर्राता है। हम गुर्राना क्या कहते हैं? गुर्राना क्या है? ये आमतौर पर शेर और बाघ गुर्राते हैं। फिर यहाँ से उस आदमी की पशुता की बात सामने आ रही है कि शरीफों को लूटते, वो अपने आप को यानी कि स्वयं को शरीफ बताते हुए गुर्राता है। कहता है कि और कुछ सिक्के फेंक आगे बढ़ जाता है। कुछ सिक्के फेंक आगे बढ़ जाता है मतलब क्या है कि हमारे श्रम को, अर्थात श्रम की राशि को या फिर हमारे पेशे को सम्मान नहीं देना और उसकी जो श्रम का जो मूल्य है उसको ऐसे ज्यों का त्यों फेंक देना। ये दिखा रहा है कि किस तरह से क्या मानसिक चेतना क्या है कि वो उस आदमी को जिसको घंटों काम पे लगाया था उस पे गुर्राते हुए उसकी मजदूरी को हाथों में न देके फेंक देता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चिहुक कर का मतलब अवाक होके, तुरंत, कि अचानक चिहुक कर सड़क पर उछलता है, पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है। मतलब क्या है कि वो आदमी वहां से निकलता है और वो पैसा फेंक के आगे बढ़ता ही है कि उसके पैरों में एक चोर कील यानी कि एक कांटी धंसती है। तो वहां बीच में एक जो लाइन आई है कि चोट जब पेशे पर पड़ती है, मतलब कि जब कि कोई किसी पेशे को सम्मान नहीं करता है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रहती है और वो चोर कील धंस जाती है जो मौका पाकर उभरती है और अंगुलियों में गड़ती है। आगे कह रहे हैं धूमिल कि मगर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदर आदमी है। फिर आप देख रहे होंगे कि ये लाइन दूसरी बार दोहरा रही है कि मगर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। कह रहा है कि ये सब चीजें देखने के बाद मैं बिल्कुल गलतफहमी में नहीं हूं और मुझे किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं है, बल्कि मुझे हर वक्त इस बात का ख्याल होता है कि जूते और पेशे के बीच एक आदमी है। अर्थात किसी भी व्यवस्था के बीच जब उसको सुदृढ़ किया जाता है, किसी व्यवस्था को जब बनाया जाता है, उसमें हर हाल में चोट आम आदमी को ही पड़ती है। उस चोट की बात किया जा रहा है कि जब भी पेशे और जूते के बीच, अर्थात जब भी वो फटा जूता, चकतियों का जूता आता है या फिर ये चमचमाती हुई जूता आता है, दोनों के बीच पिसता आम आदमी ही है। चाहे वो चकतियों का जूता वो जो सर्वहारा वर्ग वाला आदमी ले आया हो, जिसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि जूतों को बदल पाए, बार बार चकतियों की थैली वाला जूता ला रहा है, वहां भी आम आदमी मार खाता है। और यहाँ जब एक ऐसा आदमी आया है जो हड़बड़ी में है और जो हिटलर की तानाशाही यानी कि हिटलर की नाती के रूप में, यानी कि हिटलर की तानाशाही वाली रवैये को अपनाए हुए है, यहाँ भी घंटों काम करवाते हुए मोचीराम जो आम आदमी की भूमिका में नजर आ रहा है और यहाँ भी दब रहा है आम आदमी। तब कभी कहता है कि मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है
कि जूते और पेशे के बीच हर हाल में एक आम आदमी ही पिसता है। आगे कहता है कि और बाबूजी असल बात यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमटमाता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आगे देखिएगा कि कुछ और चीजों और विस्तृत से चर्चा कर रहे हैं इन दोनों घटनाओं पे। एक चकत्तियों वाली थैली की जूता और एक ऐसा जूता जिसे चमकाकर ऐना बनाने की बात हो रही थी, और इन दोनों जूते और पेशे के बीच आम आदमी ही दब रहा है। ऐसा कहते हुए आगे कविता बढ़ रही है। तो कह रहा है कि बाबूजी असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। मतलब रामनामी यानी कि धर्म का व्यापार करके या फिर वेश्याओं की दलाली करके। आप देख रहे हैं कि धूमिल इतने खिन्न हैं, समाज की दुर्व्यवस्था को देखते हुए इस तरह से खिन्न है कि वो किसी भी शब्द को ऐसे प्रयोग में ला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं, अर्थात धर्म को बेचकर, धर्म का व्यापार करके या फिर वेश्यावृत्ति या फिर वेश्याओं का दलाली करके भी रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है, किसी प्रकार का कोई इसके अंतर नहीं है। यह वही जगह है जहां हर आदमी पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। अर्थात ये दोनों ऐसी चीजें हैं, दलाली अर्थात वो धर्म का व्यापार ऐसा एक पेशा है जहां पेशे से निकलकर आदमी भीड़ का टमकता यानी कि भीड़ का हिस्सा बन जाता है। सभी तरह की यहाँ आप देखेंगे कि व्यक्ति की संवेदना और मनुष्यता की बात आ रही है कि हम किसी भी चीज को ईमानदारी से करना चाहिए, यानी कि हमको अपने पेशे में ईमानदार बन के रहना चाहिए। और अगर नहीं भी ईमानदार बन के रहेंगे तो उसमें कह रहे हैं कि जिंदा रहने के लिए अगर सही तर्क नहीं है तो एक ऐसी भी जिंदगी है जिसमें धर्म का व्यापार करके अर्थात क्या बोलते हैं कि वेश्यावृत्ति का दलाली करके भी रोटी कमाया जा सकता है। पर दोनों में जो फर्क आ रहा है वो ईमानदारी का है, और ईमानदारी अपने पेशे में रहनी चाहिए। तब कह रहे हैं कि सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब मोचीराम कई तरह की चीजों को कहने के बाद अर्थात जूतों के प्रकार, आदमियों के प्रकार और समाज यानी कि जूतों और आदमियों के प्रकार को बताते हुए, तत्कालीन समाज की व्यवस्थाओं को बताते हुए अब अपनी स्थिति पे बात कर रहा है, अर्थात आम आदमी की स्थिति पे बात कर रहा है, एक शोषित वर्ग की बात कर रहा है, एक रोज मजदूर वर्ग जो काम कर रहा है उसकी बात कर रहा है, और कह रहा है कि सब लोगों की तरह भाषा उसे काटती है। कह रहा है कि वो ऐसे काम करता है कि कोई भी आता है, जिस तरह से आता है उस तरह से बातें कर लेता है, और वो भाषा उसे बहुत चीखती और काटती है। आगे कह रहा है कि मौसम सताता है, अर्थात मोचीराम कह रहा है कि सारी दुनिया अपने अपने काम में व्यस्त रहती है, लेकिन उसे कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूं, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। अब आप देखिएगा कि अपने काम, अपने पेशे और मौसम की बात कर रहा है कि जो बसंत सबको सुख देता है, जो बसंत सबके लिए प्रिय होता है, उस बसंत की बात कर रहा है, और उस बसंत को धिक्कारते हुए कह रहा है कि ये दिन को तांत की तरह तानता है। अर्थात दिन को तांत क्या होता है कि हम देखते होंगे बैडमिंटन पे जो जाली बुनी होती है उसको भी हम तांत कहते हैं, और उसको हम देखते हैं कि वो तनता हुआ, उसको ताना जा सकता है।
और ये बसंत भी क्या करता है, दिन को तानता है, अर्थात दिन बहुत लंबे होते हैं। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारे सुख तले, और पेड़ों पर ऐसे नए नए जो पत्तियां हैं वो आती रहती हैं धूप में सींचने के लिए। वो नई पत्तियां तब आती हैं जब बहुत तेज धूप भी होती है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। और कहता है कि सत्य कह रहा है, मतलब उसको ऐसा अनुभव होता है कि रापी की मूठ, यानी कि जो उसका वो औजार है जिससे वो जूतों की मरम्मत करता है, उसको संभालना उसके लिए बहुत ही कठिनाई भरा हो जाता है। और उसकी आंखें जो उस धूप में, चिलचिलाती धूप में कहीं चमकती है। वो कहता है कि आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। झुझलाए हुए बच्चे का मतलब कि वो ऐसा, झुझलाने का मतलब कि किसी की न मानना, और उसका मन ऐसे बच्चों की तरह, ऐसे झुझलाए हुए बच्चों की तरह बार बार वो प्रतीत होता है कि वो बार बार काम पे आने से इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार कर रहा है। आप देखिएगा प्रतीक कैसे है कि चमड़े की शराफत के पीछे, चमड़ा यानी कि जो हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर एक मन है, और वो मन, ऐसा लगता है कि जब हम देखते हैं किसी आदमी को तो उसे शराफत झलकती है, पर अंदर से वो शराफत, यानी कि वो शरीफ नहीं होके एक दुराचारी भी हो सकता है। तो वही कह रहा है कि लगता है ऐसे कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। अर्थात वो कहता है कि यह चौकन्ना की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कामजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं, शायर है। अब आगे कह रहा है कि ये जो भी है चमड़े की शराफत के पीछे, जंगल की आदमी की तरह, जंगल के शराफत के पीछे चमड़े के आदमी की तरह, वो कह रहा है कि ये चमड़े के शराफत के पीछे जो जंगल का आदमी है वो पेड़ों से वार कर रहा है। मतलब कि आदमी के पीछे वो जो जंगल है, जंगल क्या है, एक ऐसे वर्ग की बात कर रहा है जो आम आदमी पे अपने पेड़ों, यानी कि उसी आम आदमी से वार करवा रहा है। और कह रहा है कि ये चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी की किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कामजात पर कायर है। मतलब क्या है कि जो जिंदगी को किताब से नापता है, किताब से यानी कि हम देखते हैं कि दो तरह की चीजें होती हैं हमारी जिंदगी में। एक होती है कि हमारा एक अनुभव होता है, हम अनुभव के आधार पर कोई रचना रचते हैं, या फिर अनुभव के आधार पर कोई बात कहते हैं। एक असलियत होती है, यानी कि वो लौकिक होती है, जो हम अपनी आंखों देखा यथार्थ को बयां करते हैं। तो यहाँ धूमिल वही कहते हैं कि जो जिंदगी को किताब से नापता है, अर्थात एक ऐसा वर्ग है जो किताबों में पढ़े हुए चीजों से अनुभव करता है, समाज को देखता है, और असलियत और अनुभव के बीच अंतर नहीं स्पष्ट करता है। खून के किसी कामजात मौके पर कायर है, अर्थात अनुभव और असलियत के बीच खून, यानी कि ये किसी एक युद्ध और जंग की बात पे कायर हो जाता है। तब बड़ी आसानी से वो कहता है कि यार तू मोची नहीं, शायर है। यानी कि जो किताबों से दुनिया को आंकता है, वो तो मेरी कविताओं को, मेरी तुकबंदियों को देखते हुए, मेरी कविता के मार्मिक पक्ष को न जान के वो मुझे शायर घोषित कर सकता है। बड़े आसानी से मुझे मोची नहीं, एक शायर की उपमा दे सकता है, मुझे एक शायर के कुर्सी पे बैठा विराजमान कर सकता है। लेकिन जो आदमी असलियत से परिचित है, वो मेरी कविताओं की मार्मिकता को पकड़ेगा, मेरी कविताओं यानी कि मेरी आई चली आ रही इस कविता पे बातचीत करेगा, उसको समझेगा, और वो मुझे एक शायर नहीं कहेगा, बल्कि इस कविता को समझते हुए समाज की बात को समझेगा। असल में वो एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। और जो ऐसा है कि जो किताबों से दुनिया को नापता है, वो एक गलतफहमी का शिकार है, जो वह सोचता कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं।
और पेट की आग से डरते हैं, जबकि मैं जानता हूं कि इंकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। अब यह अंतिम का पदबंध है और बहुत ही महत्वपूर्ण पदबंध है। वो कह रहा है कि असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो वह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। कि जो किताबों से जिंदगी को नाप रहा है वो एक गलतफहमी का शिकार है, और वो इस तरह की गलतफहमी का शिकार है कि उसे लगता है कि पेशा यानी कि जो मोचीराम का जो कर्म है जूतों की मरम्मत करना वो उसकी जाति है, बल्कि और भाषा पर आदमी का नहीं, जाति का अधिकार है। मतलब कि वो जो आदमी आया था जो हिटलर की नाती यानी कि तानाशाही रवैये को अपनाए हुए भाषा का प्रयोग कर रहा था, वो ऐसा उस वर्ग के लोग जानते हैं कि ये जो भाषा है उस पर हमारा अधिकार है, बल्कि ऐसा नहीं है। जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है। आग सबको जलाती है मतलब कि सच्चाई, सत्य की बात कह रहे हैं कि सत्य तो सत्य है, सत्य सबसे होके गुजरता है। और कहते हैं कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। मतलब कि आग के सामने जो भी आएगा वो जलेगा ही, ये निश्चित है। सच्चाई सबसे होकर गुजरती है, यानी कि सत्य कभी भी छिपता नहीं है बल्कि सबसे होकर गुजरता ही है। अर्थात पेशा, एक जाति और भाषा का जो अंतर है ये बिल्कुल नहीं है, और सबकी अपनी अपनी भाषा है, बल्कि किसी पेशा को एक जाति नहीं घोषित किया जा सकता। किसी जाति का किसी एक भाषा पे अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि जो आग है वो सबको जलाती है, जो भाषा है वो सबको प्रभावित करती है, जो पेशा है वो सबको प्रभावित करती है, जो सच्चाई है वो सबसे गुजरती है। अर्थात सत्य सबसे होके ही अंतिम अवस्था तो प्राप्त करता है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। अब ये पंक्तियां महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अब ये उपसंहार की पंक्तियां हैं, कविता का उपसंहार हो रहा है, और कविता की ऊपर बताई गई व्यवस्थाओं के बारे में हम निष्कर्ष पे पहुंची हुई पंक्तियां हैं। ये कह रहा है कि कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं। मतलब शब्द मिलने का क्या है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं उस शोषित समाज के, उस मोचीराम के वर्ग के, जो सच्चाई से वाकिफ हो चुके हैं, जो स्थिति को समझ चुके हैं। कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। मतलब अक्षरों के आगे अंधे होने का मतलब कि उस बुर्जुआ समाज की बात हो रही है, जो पढ़े लिखे होने के नाते अपने आप को एक तानाशाही रूप में परिवर्तित कर चुका है। उनके रवैये को देखते हुए अंधे हैं, उनके अन्याय को चुपचाप सहते हैं। मतलब उनके अन्याय को चुपचाप सहते हुए अंधे बने हुए हैं। क्यों अंधे बने हुए हैं? पेट की आग के लिए अंधे बने हुए हैं, अर्थात भूख के लिए, जीविका के लिए चुपचाप हैं और अंधे बने हुए हैं। आगे कह रहे हैं, मतलब ये परिवर्तन की बात है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्थिति को समझ चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी भी अंधे बने हुए हैं और उनकी चुपचाप की अन्याय को सहते हुए चुपचाप बने हुए हैं, यानी कि मौन साधे हुए हैं। और क्यों मौन साधे हुए हैं? भूख के लिए, जीविका के लिए, पेट के आग के लिए। आगे कह रहे हैं कि जबकि मैं जानता हूं कि इंकार से भरी एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। अब कैसे एक है इसको समझिए कि इंकार से भरी हुई चीख और एक समझदार का चुप। आप आंदोलनों की बात करेंगे तो गांधी जी की बात आती ही है। गांधी का जो आंदोलन था एक समझदार का चुप वाला आंदोलन था, और इंकार से भरी जो चीख है वो भगत सिंह के आंदोलन की बात हो रही है, और दोनों का मतलब एक है। दोनों का उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य है आजादी लेना। अर्थात धूमिल भी यही कह रहे हैं कि इंकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक होता है। अर्थात दोनों का उद्देश्य एक है, दोनों का लक्ष्य एक है, और लक्ष्य किस तरह क्या है कि भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करती है।
किस रूप में अदा करती है कि अपनी अपनी फर्ज, अर्थात कि जो इंकार भरी चीख है वो अपने जगह पे, यानी कि जो भगत सिंह की जो जो आंदोलन थे, भगत सिंह की जो प्रयास थे, वो भी अपने जगह पे एक किस्म के रूप में, एक प्रकार के रूप में अपना फर्ज अदा कर रही थी, जिसका लक्ष्य आज़ादी था। एक गांधी जी वाला चुप्पी था, जो भी जिसका भी उसका भी फर्ज आज़ादी ही था। तो यहाँ कह रहा है कि इंकार से भरी एक चीख और एक समझदार का चुप, दोनों का मतलब एक है। अर्थात उस शोषित वर्ग में दो तरह के लोग हैं, जो शब्दों को समझ चुके हैं, जिनको शब्द मिल चुके हैं, अर्थात वो स्थितियों को समझ चुके हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अक्षरों के आगे अंधे बने हुए हैं। और इसको व्याख्यायित करते हुए कह रहे हैं कि ये जो चुप और चीख है, ये दोनों भविष्य को गढ़ने में अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी एक किस्म के रूप में फर्ज को अदा करते हैं। अर्थात पूरी कविता को पढ़ने के बाद हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि वास्तव में मोचीराम जो है एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है इस कविता में, जो वर्ग एक ऐसी व्यवस्था के तले दबा हुआ है, जो व्यवस्था अपने आप को हिटलर के समरूप मान चुकी है, हिटलर की तरह तानाशाही रवैये को अपनाए हुए है, और वो उस मोचीराम के वर्ग को घंटों घंटों बार बार यातनाओं के साथ खटवाती है, पर उसके श्रम के बदले मूल्य को देने से कतराती है, और उसके श्रम की किसी प्रकार की कोई सम्मान न करते हुए उसके मूल्य को भी हाथों में न देके सड़कों पे फेंकती है, अर्थात अवहेलना करती है। इस तरह के समाज को व्याख्यायित करने के लिए तत्कालीन समाज की जर्जर व्यवस्था को, जिसमें आम आदमी बार बार घून की तरफ पीसा जा रहा है, इस व्यवस्था को बताने के लिए कवि ने मोचीराम का सहारा लिया और उनके जूतों की मरम्मत की बात की। आगे दो तीन चीजों को मैंने मेंशन किया, संवेदना और मनुष्यता की बात कर रहा है। मनुष्यता और संवेदना क्या है कि मोचीराम भी एक मनुष्य ही है, क्या उसके अंदर संवेदना नहीं है? पर उसके सामने जो भी आता है किसी भी भाषा का प्रयोग करके आसानी से चला जाता है। अब चेतना और पलायनवाद की बात इसमें इस रूप में है कि जो चेतना और पलायनवाद है, ये चेतना और पलायनवाद हम इस रूप में समझेंगे कि जीने के लिए जो अगर कोई सही तर्क नहीं है, हाँ इस रूप में समझेंगे कि चेतना और पलायनवाद इस तरह से है कि अगर जिंदगी जीने के लिए, कोई जिंदा रहने के लिए पीछे अगर सही तर्क नहीं है, तो रामनामी बेचकर, यानी कि धर्म का प्रचार करके या वेश्याओं की दलाली करके भी रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। ये एक चेतना और पलायनवाद दृष्टि का निर्माण कर रही है। और इसमें मैंने एक ये फॉर्मूला के रूप में लिखा हुआ है, चुप्पी प्लस चीख एक सार्थक उपयोग जीवन में है। यानी कि किसी के भी जीवन में चुप्पी यानी कि मौन का और चीख यानी कि सत्य को बोलने का जो सार्थक उपयोग है, सबके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये कविता आपको समझ में आई होगी, जिसमें धूमिल ने मोचीराम और बाबूजी, यानी कि जिसको कवि ही मान सकते हैं, दोनों के संवाद के माध्यम से एक ऐसे समाज का जिक्र किया है, एक ऐसे समाज का वर्णन किया है जिसमें एक ऐसा वर्ग है जो फटे चक्तियों की थैली वाले जूते को पहनता है, एक ऐसा वर्ग है जो जूते को साफ करके दर्पण बनाने को कहता है, हिटलर की तानाशाही रवैये को अपनाए हुए है, और किसी भी तरह की भाषा को अपने उस शोषित वर्ग पे थोपता चला जाता है, उस शोषित वर्ग की श्रम की अवहेलना करते हुए उसके मूल्य को बार बार सड़कों पे ऐसे फेंक देता है, अर्थात उसकी किसी प्रकार की कोई इज्जत नहीं करता है। तो इस तरह की कविता धूमिल लिखे हैं, और ऐसी ही कविता मोचीराम को पढ़ने पे आज हम एक पंक्ति पे पहुंचे हुए हैं, अर्थात एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचे हुए हैं। उस निष्कर्ष को भी जानना बहुत जरूरी है कि एक समय में मैंने सुना था कि हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर अनंत मिश्र जी ने कहा था कि अगर मैं मोची होता तो अच्छी कविताएं लिखता और अच्छी कविताएं लिखता। हालांकि वो अच्छे कवि हैं, पर फिर भी उन्होंने ऐसा कहा। ऐसा क्यों कहा कि मैं मोची होता तो और अच्छी कविताएं लिखता? आप निश्चित तौर पे इस कविता को पढ़ने और समझने के बाद इसके उत्तर को पा गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये कविता आपको समझ आई होगी
और अगर ये कविता समझ में आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर नए हैं तो, और लाइक करें, शेयर करें ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और कविताओं को समझते हुए एक दृष्टि बन सके। तो ऐसी ही एक यात्रा को बढ़ाते हुए आगे चलेंगे और हर शाम 7 बजे हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए हिंदी साहित्य के नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार इस यात्रा के साथ चलते रहिए और ऐसे ही किसी अच्छे टॉपिक और विषय पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उस विशेष टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।